नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के ऊपर जो कि यूरोप से निकल के आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है बैंकों में, वो सबको मालूम है कि किस तरीके से जो वहां का सिलिकॉन वैली बैंक है वो लगभग लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है। और उस सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद जस्ट 2 दिन के बाद सिग्नेचर नाम का बैंक, यानी कि सिग्नेचर बैंक जो कि अमेरिका का ही था, वो भी कोलैप्स कर गया। मतलब एक के बाद एक दो बैंक्स कंटिन्यूअसली अमेरिका में डूब गए। और उसके बाद लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि हो सकता है अब आने वाले समय में और भी बैंक्स धीरे धीरे डूबते चले जाएं और एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिले। और इसी का नतीजा है कि अब ये खबर निकल के आई है कि जो यूरोप के स्विट्जरलैंड में जो एक क्रेडिट स्विस नाम का बैंक है वो भी पूरी तरीके से क्राइसिस के अंदर चला गया है। ये क्रेडिट स्विस नाम का जो बैंक है वो सिर्फ बैंक नहीं है बल्कि बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को और अपने क्लाइंट्स को। साथ ही साथ एक रेटिंग एजेंसी के तौर पे भी ये काम करता है, यानी कि रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। रेटिंग्स प्रोवाइड करता से मतलब ये है कि दुनिया भर में जो कंपनीज हैं वो किस हिसाब से कामकाज कर रही हैं उसके बारे में ये जानकारी लोगों को देता है, इन्वेस्टर्स को देता है। भले ही इसके अपने थाली में छेद हो लेकिन दुनिया के बारे में ये जरूर बताएगा। इसको अपने ही मतलब कि अपना खुद का काम धंधा चलाया नहीं जा रहा है, लेकिन इनको अडानी की फिक्र ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी उसके बाद क्रेडिट स्विस वो पहली कंपनी थी जिसने अडानी ग्रुप के कंपनीज के रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर दिया था, घटा दिया था। और उनके हिसाब से अडानी ग्रुप का जो एक तरीके से स्टॉक प्राइस ओवर वैल्यूड था, साथ ही साथ उनको भी ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझने लायक है वो ये है कि आखिरकार ये क्रेडिट स्विस बैंक कैसे डूबता चला गया और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इस समय पे करेंटली चल रही हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देने लायक है वो ये है, ये जो क्रेडिट स्विस बैंक है ना, वो अभी नहीं बल्कि पिछले 1 साल से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। स्विट्जरलैंड का ये बैंक, या फिर हम ये कहें ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, इसके अगर हम शेयर प्राइसेस की बात करें तो करंट जो इनका शेयर प्राइस है वो 2 यूरो से भी कम हो चुका है, 1.7 समथिंग में आके अटक गया है। और पिछले 1 साल में इसने बहुत बड़ी वेल्थ को लॉस किया है। कितना वेल्थ को लॉस किया है? लगभग लगभग 76% इनका शेयर प्राइसेस गिर चुका है। तो मतलब ये हुआ, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर शेयर के प्राइसेस गिर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी गिर रही है, उसकी वैल्यूएशंस भी गिर रही हैं। जैसे कि अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का और उसके शेयर का प्राइसेस है 100 रुपए का, 100 रुपए का एक शेयर है, तो अगर ये 100 रुपए वाला शेयर 25 रुपए का हो जाता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो 1 लाख करोड़ से घट करके 25,000 करोड़ हो जाएगी, 25,000 करोड़ हो जाएगी। मतलब वैल्यूएशन का सीधा सा मतलब है शेयर के प्राइसेस से, क्योंकि उसी से मार्केट कैप बनता है। जब हम शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से तो बन जाता है मार्केट कैप, और वही उस कंपनी की वैल्यूएशन होती है। तो एक्चुअल में यही हुआ है क्रेडिट स्विस के साथ कि इसके शेयर के प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिरते चले गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप का जो बैंकिंग सिस्टम है पिछले 1 सप्ताह में 8 मार्च के बाद से कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा लॉस देख रहा है। इंडिया में भी ये लॉस हुआ है, हमारे यहाँ पर भी लगभग 9.85 लाख करोड़ रुपए चले गए हैं। यानी कि इतनी वेल्थ इन्वेस्टर्स ने गंवा दी है शेयर मार्केट के थ्रू, क्योंकि नुकसान हो रहा है लोगों को, शेयर मार्केट डाउन जा रहा है। इस समय पे शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप की हालत क्या है? यूरोप की हालत यह है कि वहां का जो बैंकिंग इंडेक्स है, देखिए इंडिया में जिस तरीके से हमारा बैंकिंग इंडेक्स चलता है जिसको निफ्टी बैंक कहा जाता है, ओके, निफ्टी बैंक। एक चीज समझिए कि निफ्टी बैंक बनता कैसे है। निफ्टी बैंक का सीधा सा मतलब यह हुआ कि निफ्टी बैंक जो भी हमारे इंडिया के अंदर में बैंक्स हैं या फिर बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उन सभी कंपनीज को मिला करके उनके शेयर प्राइसेस से एक इंडेक्स बनता है, जिससे ये पता चलता है कि आखिरकार जो बैंक्स हैं या फिर ग्रुप ऑफ बैंक्स है इंडिया के अंदर में, उनके शेयर प्राइसेस एवरेज में ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, वहां पे गेन हो रहा है इन्वेस्टर्स को या फिर नुकसान हो रहा है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक। उसी तरीके से यूरोप का भी एक इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स, और उस बैंकिंग इंडेक्स में इन्वेस्टर्स को 120 बिलियन यूरोस, जिसको हम डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 127
बिलियन डॉलर होता है। इतने का नुकसान हो चुका है 8 मार्च के बाद से, यानी कि एक सप्ताह के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा नुकसान देखा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, उसके बाद से लोगों को एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा उठने लगा। उनको लगने लगा कि हो ना हो, जिस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, सिग्नेचर बैंक को नुकसान हुआ, डूब गया, और अब ये एक तरीके से क्रेडिट स्विस पे आफत आ गई है, तो हो ना हो और भी बैंकिंग स्टॉक्स आने वाले समय में या फिर और भी बैंक्स आने वाले समय में डूब जाएं या फिर क्राइसिस के अंदर में चले जाएं। और इसकी वजह से लोग बैंकिंग स्टॉक्स को बेचना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी चीज है कि अगर लोगों को डर लगने लगा तो वो क्या करेंगे, स्टॉक्स को बेचेंगे, और जब में स्टॉक्स में सेलिंग ज्यादा होगी तो शेयर के प्राइसेस घटते चले जाएंगे और कंपनी की वैल्यूएशंस घटती चली जाएगी। और अगर किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी मार्केट में अच्छी न्यूज आ रही है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, तो लोगों को लालच होगी कि हाँ, कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो वो स्टॉक्स को खरीदने के लिए जाएंगे। जब ज्यादा मात्रा में लोग स्टॉक्स को खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स की डिमांड ज्यादा होगी, खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे और स्टॉक्स लिमिटेड है, ठीक, शेयर्स लिमिटेड हैं, तो ऐसे केसेस में शेयर के प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, जब डिमांड कम होती है तो शेयर के प्राइसेस घटते हैं। इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर लोगों के मन में डर है किसी भी चीज को लेकर के तो शेयर के प्राइसेस घटेंगे। लोगों के मन में अगर किसी भी चीज को लालच है, किसी भी चीज को लेकर के उत्साह है, तो शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। और यही देखने को हमें मिल रहा है यूरोप में इस समय पे, अमेरिका में देखने को भी मिल रहा है और इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि शेयर के प्राइसेस कंटिन्यूअसली गिर रहे हैं, क्योंकि सबको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं 2008 जैसा क्राइसिस ना आ जाए फिर से, क्योंकि एक के बाद एक बैंक कंटिन्यूअसली डूबते चले जा रहे हैं। और इस जो क्रेडिट स्विस को एक बार तरीके से जो प्रॉब्लम आई है क्रेडिट स्विस में, उसके ऊपर रघुराम राजन जी ने क्या कहा है उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन जी, उन्होंने ये कहा है कि स्विस बैंक जो है, क्रेडिट स्विस जो है, उसको बचाया जा सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से डूब गया है, लेकिन इसको बचाने के लिए क्या चाहिए, बहुत बड़ा फंड चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए जो कि इसमें लगाया जाए। यानी कि अगर इसमें फंड को इन्फ्यूज किया गया, इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया कि इसको हमें बचाना है, बेल आउट करना है, तो इसमें पैसा लगाया जाए। और अगर इसमें पैसा लगाया जाता है तभी इसको बचाया जा सकता है, अदरवाइज बचाया नहीं जा सकता है। तो अब बात समझिए कि आखिर इसमें पैसा लगाएगा कौन। किसी भी बैंक में या फिर किसी भी कंपनी में पैसा कौन लगाता है, जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो लोग पैसा लगाएंगे उसमें। अब पैसा लगाने के लिए क्या इन्वेस्टर्स एक तरीके से उत्साहित हैं इस क्रेडिट स्विस में या फिर नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट स्विस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है या फिर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कौन है सबसे बड़ा इन्वेस्टर? तो इसका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वो है एक, अब तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2000 जो हमारी सऊदी नेशनल बैंक है, सऊदी नेशनल बैंक, उसने 37% या फिर एक तरीके से स्टेक इसका किस ऑन किया था उस समय पे। कब? 2022 में उसने क्या किया था, 9.9 लगभग 10% हिस्सा क्रेडिट स्विस का खरीद लिया था। किसने खरीदा था? सऊदी नेशनल बैंक ने। सऊदी नेशनल बैंक जिसको 37% ऑन किया जाता है, किसके द्वारा? किंगडम्स सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा, ठीक है। तो अब बात को समझिए, इस सऊदी नेशनल बैंक ने 9.9% स्टेक खरीदा हुआ था, किसमें? इस बैंक में। किस बैंक में? ये जो अभी क्रेडिट स्विस है। अब बात समझिए, क्योंकि उसका लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। कैसे लॉस हो गया? लगभग आधे से ज्यादा की वेल्थ वो लॉस कर चुका है। 1.4 बिलियन का इसने इन्वेस्टमेंट किया था, 1.4 बिलियन का, और अब उसका जो वेल्थ है वो 500 मिलियन फ्रैंक्स को उसको नुकसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि शेयर के प्राइसेस गिर चुके हैं। तो अब जब उससे पूछा गया, उनके अधिकारियों से, चेयरपर्सन से पूछा गया कि आप ये बताइए सर कि अब क्या और पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप इसको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, अब हम इसमें और भी पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा पहले ही बहुत ज्यादा पैसा इसमें डूब चुका है, बहुत ज्यादा हमको इसमें नुकसान हो चुका है। हालांकि अगर इसको बचाया जाना है तो जरूर कहीं ना कहीं से इसमें फंड को इन्फ्यूज करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट्स फंड करें या फिर इन्वेस्टर्स फंड इसमें इन्फ्यूज करें। अगर फंड्स इसमें इन्फ्यूज नहीं होते हैं तो फिर ये उसी तरीके से डूब जाएगा जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया। तो ये पूरी खबर थी जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।